तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2022 में आई मूवी गॉड्स क्रुक्ड लाइन्स को। इस फिल्म की कहानी को समझना आसान नहीं होगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कहानी सुनते वक्त कुछ भी पता नहीं लगा पाएंगे कि असल में सच क्या है। सब समझने के लिए आपको अंत तक वीडियो देखना ही पड़ेगा, तो बने रहिए मेरे साथ। और अब चलिए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम एलिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक असाइलम में रहने जा रही है। यहाँ सभी मानसिक रूप से बीमार लोग रहते हैं। वहाँ तक उसे छोड़ने आया है एक आदमी जिसका नाम है गार्सिया देल ओल्मो। एलिस गेट के बाहर रुककर कहती है, अब मैं यहाँ से अकेले जाऊंगी, अंदर आपको कोई पहचान लेगा। अंदर डॉक्टर रुपरेज एलिस के सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। उन्हें एलिस के डॉक्टर डोनाडियो की तरफ से इस असाइलम के डायरेक्टर सैमुअल अल्वर का एक लेटर मिलता है। डॉक्टर डोनाडियो ने ही सलाह दी थी कि एलिस को यहाँ भर्ती किया जाए। खत में लिखा था कि इस मरीज की खास बात यह है कि इसके पास हर बात का जवाब होता है, भले ही उसके लिए झूठ बोलना पड़े, और ये उसकी बड़ी ही खास काबिलियत है। इसका झूठ पहले बताई हुई बात से अलग होगा और उसका कहा झूठ अगर कोई पकड़ भी लेता है तो उस पर भी सफाई देने में उसे ज्यादा समय नहीं लगता। उसे कम मत समझना, उसका दिमाग बहुत तेज है। अगर कम पढ़ा लिखा या कम दिमाग वाला इंसान उसके सामने आ जाए तो उसे बड़ी आसानी से बेवकूफ बना सकती है। रुपरेज उससे सवाल जवाब करता है तो वो बताती है कि मेरे जन्म लेने के बाद ही मेरी माँ की मौत हो गई। मेरे पति से मिलने तक मेरे पिता ही मेरा परिवार थे। वो इस दुनिया में अब नहीं है। मैं पिछले 16 साल से अपने पति हेलियोडोरो के साथ हूँ। वो कुछ नहीं करता, बस मेरे पैसे डुबा रहा है जुआ और पोलो खेल के। पढ़ा लिखा भी नहीं है वो। मैं उसके जैसी नहीं हूँ। मैंने केमिकल साइंस में डिग्री ली है। पेशे से मैं प्राइवेट जासूस हूँ। रुपरेज कहता, आपको पता है ना आप यहाँ क्यों आई हैं? एलिस कहती, मुझे लीगली बंधक बना के रखा जा रहा है यहाँ पे मेरे पति द्वारा। रुपरेज कहता, आपके फाइल के मुताबिक आपने अपने पति को मारने की कोशिश की थी, वो भी 3 बार। उन पर ऐसे जहर का इस्तेमाल किया था जो किसी भी जांच में पकड़ा नहीं जाता। आपके पति को ये बात पता चल गई और फिर डॉक्टर डोनाडियो की सलाह से आपको फौरन यहाँ भेजने का फैसला किया। एलिस कहती, ये सब बिल्कुल झूठ है और मैं बीमार नहीं हूँ। मुझे मेरी मर्जी के बिना यहाँ रखा जा रहा है, बल्कि मेरे पति ने मुझे जहर देने की कोशिश की है। मेरे और मेरे पिता के नाम जो जमीन जायदाद है वो उसका मालिक बनना चाहता है, इसलिए उसने मुझे जहर दिया। अगर मैंने उसे जहर दिया है तो वो मुझे पुलिस के पास क्यों नहीं ले गया? रुपरेज कहता, आपको बदनामी से बचाने के लिए और आपका इलाज करवाने के लिए। एलिस कहती, अगर वो मुझे पुलिस के हवाले करता तो अदालत मेरे लिए गार्डियन अपॉइंट करती और फिर मेरी दौलत से उसका हक चला जाता। अगर मुझे अपने पति की जान लेनी है तो उसके लिए मेरे पास कोई ठोस वजह तो होनी चाहिए ना डॉक्टर? रुपरेज कहता, आप ही का बयान है कि आपको उन पर बहुत गुस्सा आता है। एलिस कहती, हाँ ये बयान सच है, लेकिन ये भी सच है कि उसकी अकल और शक्ल में जमीन आसमान का फर्क है और मैं सुंदरता को बहुत महत्व देती हूँ डॉक्टर। तो फिर मैं कुदरत के ऐसे बेशकीमती तोहफे को मिटाने के बारे में भला क्यों सोचूंगी? डॉक्टर डोनाडियो का मानना था कि एलिस पैरानोइया नाम की बीमारी से ग्रसित है। रुपरेज को भी यही लगता है। एलिस उसके कोट पे एक दाग नोटिस करती है, लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर मॉन्टसे आ जाती हैं। वो यहाँ की डिप्टी डायरेक्टर हैं। एलिस पूछती है, डॉक्टर अल्वर कब वापस आएंगे? रुपरेज कहता, अभी उनकी छुट्टी खत्म होने में 2-3 हफ्ते बाकी हैं, लेकिन आप फिक्र मत करिए, आपका केस बहुत काबिल हाथों में है। अब डॉक्टर मॉन्टसे एलिस को असाइलम के बारे में सारी जानकारी देते हुए बताती हैं कि यहाँ के मरीजों को काफी आजादी मिलती है, हालांकि यहाँ कुछ नियम कानून भी हैं। वो एलिस को एक जगह ले जाती है जहाँ एलिस को अपना सारा पर्सनल सामान त्यागना पड़ता है। एलिस विनती करती है कि बस एक बुक ले जाने दो। नियम के खिलाफ था, लेकिन डॉक्टर मॉन्टसे दया खाकर उसे एक बुक ले जाने देती है। बुक जो चूज की उसका नाम है सिंड्रोम्स एंड टाइप्स ऑफ पैरानोइया, मतलब जो बुक ली वो उसकी बीमारी के बारे में ही है। फिर दूसरे पड़ाव में एलिस को पूरा नग्न होना पड़ता है। फिर डॉक्टर अंदर बाहर बॉडी की हर गहराई तक चेक करती है उसे। फिर उसे नए कपड़े दिए जाते हैं और फिर मॉन्टसे उसे छोड़ आती है उसके सेल में। मॉन्टसे के जाते ही वो बुक में से खूब सारी पेपर कटिंग्स निकालती है। उसमें एक पेपर था जिसमें खूनी ने लिख रखा है, तुमने मारा है, मैंने नहीं। यहाँ थोड़ा बहुत समझ आता है कि एलिस किसी मकसद से यहाँ आई है। कहानी पीछे जाती है और हम देखते हैं कि तेज बारिश हो रही है और असाइलम में आग लगी पड़ी है। सब मरीज इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं। हम देखते हैं डॉक्टर अल्वर को। रुपरेज उनसे कहता है कि किसी ने जानबूझ के आग लगाई है। उन्हें एक सेल में एक आदमी की लाश पड़ी मिलती है। कहानी वर्तमान में आती है और हम देखते हैं एलिस वॉशरूम गई है। वहाँ का माहौल एकदम गंदा था। फिर जाती है वो खाना खाने। उससे बात करने आता है इग्नासियो नाम का आदमी। वो कबूल कर चुका है कि वो पागल है, पर देखने से लगता है कि नहीं है। बहुत नॉर्मल बर्ताव है उसका। तभी एक बौना एलिस को गंदी नजर से देख रहा होता है। बौना यहाँ के सबसे बड़े आदमी के साथ रहता है जिसे सब एलिफेंट मैन कहते हैं। बौना बहुत छिछोरा टाइप का इंसान है। एलिस और इग्नासियो जाते हैं बाहर धूम्रपान करने। एलिस की नजर पड़ती है 2 जुड़वा भाइयों पर। इग्नासियो बताता है कि ये दोनों भाई यहीं पैदा हुए हैं। इनके माँ बाप ओलिगोफ्रेनिक
सैनिक थे। हमने इनका नाम रोमुलस और रोमस रखा है। रोमुलस वो है जो हमेशा लोगों को कॉपी करता रहता है। रोमस वो है जो बोल नहीं पाता, शांत रहता है। जो उनके पास लड़की बैठी है, रोमुलस का मानना है कि वो उसकी बहन जैसी है। जब वो नकल करके थक जाता है तो उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसकी रक्षा करता है। वो उसके लिए किसी को मार भी सकता है। कहानी फिर पीछे जाती है और हम देखते हैं सोटो नाम का पुलिस ऑफिसर आया है तहकीकात करने। वो बताते हैं कि ये एक जवान लड़के की लाश है। बदन पर बहुत सारे घाव हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चाकू से वार किए हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से लूसिया कॉर्नर आएंगी तो वही बताएंगे कि कैसे क्या हुआ है। मेल वार्ड में फीमेल नहीं आ सकती तो किसी मेल नहीं मारा है इसे। ऑफिसर को बेड के नीचे खून से सना हुआ कांच का टुकड़ा मिलता है। इसी से घाव किए गए हैं उस पर। वर्तमान में एलिस एक मरीज से पूछती है कि आप किसी ऐसे जवान मरीज को जानते हैं जिसका नाम दामियन गार्सिया दल ओल्मो है। मरीज को बोलने आता था पर वो कुछ बोलता नहीं। तभी देखने मिलता है कि एलिफेंट मैन उस लड़की को ले जा रहा है जिसे रोमुलस अपनी बहन मानता है। रोमुलस उस पर गुस्साते हुए उससे भिड़ जाता है तो एलिफेंट उसे उठा के पटक देता है। वहाँ के गार्ड्स दोनों को काबू में लाते हैं। फिर एलिस को डॉक्टर सीजर बुलाते हैं जो कि क्लिनिकल सर्विसेज का हेड है। वो एलिस से कुछ सवाल और बातचीत करके उसका टेस्ट लेगा कि उसकी मानसिक स्थिति कितनी खराब है, कितने सही। वो कुछ फोटोज दिखाता है। जो फोटो में था एलिस वही बता देती है। ऐसे ही वो कई सारे सवाल करता है तो एलिस सारे सवालों के जवाब दे देती है। कहानी फिर पीछे जाती है और हम देखते हैं कि ऑफिसर तहकीकात करने में लगा हुआ है। उन्हें स्टोर रूम के दरवाजे का कांच टूटा हुआ मिलता है। शायद खूनी ने इसी से वो कांच का टुकड़ा लेके उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया। वार्ड नंबर 3 में खून हुआ था उस लड़के का। उन्हें लग रहा था कि हत्यारे ने अपनी पहचान छुपाने के लिए ये भगदड़ मचाई है। आग भी लगाई और सभी सेल के गेट भी खोल दिए। कहानी वर्तमान में आती है। सीजर फिर से बुलाता है एलिस को उसका टेस्ट लेने के लिए। कहता है आज मैं कुछ नहीं पूछूंगा, तुम ही कोई बात करो। एलिस कहती है आपका चश्मा बहुत बेकार है, आपको बड़े आकार के चश्मे पहनना चाहिए। सीजर उसको ग्लास में पानी दे रहा था। उसको बातों में लगाकर एलिस पानी अपने ऊपर गिरा लेती है और फिर हड़बड़ी में वॉशरूम का रास्ता पूछती है। वॉशरूम सिर्फ स्टाफ के लिए था लेकिन सीजर उसे जाने देता है। एलिस बाथरूम जाके उसे ब्लॉक कर देती है जिससे कि उसका पानी बाहर बहने लगता है। वहाँ एक कमरा था जहाँ सब डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। वहाँ एक गार्ड बैठा था तो एलिस उसे भेज देती है ये बोलकर कि पानी ओवरफ्लो हो रहा है। उसके जाते ही वो खोजबीन में लग जाती है। उसे एक रजिस्टर मिलता है जिसमें उनके नाम लिखे थे जिनको असाइलम छोड़ने की परमिशन मिल चुकी है। कहानी पीछे जाती है। उन मरीजों की लिस्ट बनाई जाती है जो अच्छे से चल फिर सकते हैं और थोड़ा समझदार हैं। उस लिस्ट में इग्नासियो का भी नाम था। वो अपना नाम सुन घबरा जाता है तो सब उस पर शक करने लगते हैं। देखने मिलता है कि उसके हाथों में खून लगा हुआ है। वहाँ फॉरेंसिक डॉक्टर कॉर्नर आ जाती है। एक लड़की असाइलम का गेट खोलकर उसे एंट्री देती है। इग्नासियो को आजादी मिली हुई थी लाइटर रखने की क्योंकि वो धूम्रपान करता था। ऑफिसर को यही लगता है कि आग इसी ने लगाई होगी और इसके हाथों में खून भी लगा मिला है। इग्नासियो कहता है जब मैंने लड़के को मरा देखा तो मैंने मदद के लिए उसे छुआ था लेकिन उससे पहले ही वो मर चुका था, मैंने नहीं मारा है उसे। तभी दूसरा ऑफिसर आकर बताता है कि फॉरेंसिक डॉक्टर आ गई है लेकिन कॉर्नर नहीं है, कोई और आया है। सोटो कहता चाहे जो भी आया हो वो अपना काम सही से करे बस। परमिशन मिल गई तो डॉक्टर लड़के की लाश की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। वर्तमान में वो हवसी बौना एलिस को ही देखता रहता है गंदी नजर से। एलिफेंट रोमुलस की मुंह बोली बहन को देखता रहता है। एलिस के पास रोमुलस आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। एलिस समझ नहीं पाती कि क्या जानता है ये मेरे बारे में। एलिफेंट फिर से ले जा रहा था उसकी बहन को तो रोमुलस उसको बचाने चला जाता है। एलिस को जो रजिस्टर मिला था उसमें इग्नासियो का भी नाम मिला। वो उससे कहती है तुम्हें कुछ महीने पहले जाने की परमिशन मिल गई थी ना। इग्नासियो कहता है मेरी जब बहन आती है तब मुझे उसके साथ घूमने की इजाजत मिलती है, तुम्हें कैसे पता चला। एलिस उसे वो पेपर दिखाती है जिस पर लिखा था तुमने उसे मारा है, मैंने नहीं। पूछती है ये खत तुमने लिखा था क्या, तुम दामियन गार्सिया दल ओल्मो को जानते थे क्या, उसे वार्ड नंबर 3 में रखा गया था। तभी बादल गरजने की आवाज सुनाई देती है। इग्नासियो घबराया हुआ सा दिखने लगता है। वो कहता मैं जा रहा हूँ। एलिस कहती है ये खत 24 नवंबर को किसी ने उसके पिता को भेजा था। लिखावट से साफ पता चलता है कि लिखने वाले को स्किज़ोफ्रेनिया है। तभी बारिश होने लगती है। इग्नासियो वहाँ से जाना चाह रहा होता है पर वो जाने नहीं दे रही होती। इग्नासियो को तभी कुछ होने लग जाता है। उसके शरीर पर फफोले पड़ने लग जाते हैं, बुरी तरह तड़पने लगता है। कहानी फिर पीछे जाती है। जूनियर ऑफिसर सीनियर को बताता है कि फॉरेंसिक डॉक्टर को लाश की इमरजेंसी ऑटोप्सी करने की परमिशन चाहिए। सोटो कहता कातिल हमारे सामने बैठा है, बस सच उगलवाने की देरी है। जूनियर कहता है ये निर्दोष है, ये तो हथियार के पास भी नहीं जा सकता। डॉक्टर ने आते ही इसकी फाइल मंगवाई थी। इसकी मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि इसको हाइड्रोफोबिया है, यानी कि पानी से डर लगता है इसे, तो इस बारिश में वो कहीं जा ही नहीं सकता।
रुपरेज अलवर को बताता है कि हमारे यहाँ 138 मरीज हैं, लेकिन अभी 137 ही मिले हैं, एक मरीज गायब है। वर्तमान में इग्नासियो एलिस को बताता है कि मुझे पानी से डर लगता है, पानी के पास जाते ही मेरी ये हालत हो जाती है। तुम मेरा ये सीक्रेट जान गई हो तो अब तुम अपना भी बताओ। एलिस कहती मैं पागल नहीं हूँ, मैं एक प्राइवेट जासूस हूँ और एक अपराध की तहकीकात करने यहाँ आई हूँ झूठ बोलकर। दामियन गार्सिया देल ओल्मो को करीब 1 साल पहले यहाँ भर्ती कराया गया था। लोग कहते हैं कि उसने खुद से खुद की जान ले ली, लेकिन सबूत कहते हैं कि उसका खून हुआ है। मेरे हिसाब से उसके पिता के किसी पुराने मरीज ने ऐसा किया है, शायद वो उनसे बदला लेना चाहता था। इग्नासियो कहता मैंने उसे नहीं मारा क्योंकि मैं तो उसे जानता भी नहीं। एलिस कहती हाँ तुम नहीं हो सकते, क्योंकि जिसने उसे मारा है वो स्किज़ोफ्रेनिक था, सारे सबूत मिटा चुका है। वो सबको यकीन हो चुका है कि दामियन ने खुद से खुद की जान ली थी, जो कि सच नहीं है। डॉक्टर अलवर को शक है कि खून हुआ है, सिर्फ उन्हें पता है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। वो दामियन के पिता के करीबी दोस्त हैं। तुम्हें दामियन के बारे में कुछ पता है क्या? इग्नासियो कहता है उसे स्किज़ोफ्रेनिया था, वो लोग अक्सर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते रहते थे और साथ में इंसुलिन भी देते थे। कहते हैं ये ट्रीटमेंट खतरनाक मरीजों को दिया जाता है। उसकी हमेशा किसी न किसी से लड़ाई होती रहती थी, खासकर उस बौने से, वही बौना जो तुम्हारे पीछे पड़ा है। जिस दिन दामियन की मौत हुई थी बौना लापता हो गया था। जब से अलवर ने मरीजों को आजादी दी है, कभी कभी मरीज जंगल में जाकर छुप जाते हैं, फिर बाद में पकड़े जाते हैं। बौना उस दिन ऐसा ही छुपा था। एक दिन एलिस देखती है कि वो बौना एक लड़की को छेड़ रहा है, छेड़ के वो भाग गया जंगल की ओर। कहानी पीछे जाती है। डॉक्टर अलवर ऑफिसर से कहते हैं एक दिन मैं अपने मरीजों की तस्वीरें देख रहा था और सोच रहा था कि ऊपर वाले ने जिस शख्सियत और इच्छाओं के साथ हमें बनाया है उसे आदर्श माना जाए तो यहाँ के मरीज जरूर ऊपर वाले की टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं जैसे होंगे। जब वो लिखना सीख रहा था, कौन सा ही ईश्वर अपनी रचना में खामियां छोड़ेगा? जिसने भी ये गुनाह किया है ये उनमें से ही एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, तो इस जांच पड़ताल करने का क्या मतलब बनता है, जबकि उसका अपराध साबित होने पर उसे यहीं वापस आना है। मैंने यहाँ कुछ बदलाव किए हैं जिस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। ये केस आगे बढ़ा तो मेरे नाम पे धब्बा लग जाएगा, तो आपस में ही सुलझा लेते हैं इसे। तभी पता चलता है कि लापता मरीज मिल गया है। वर्तमान में एलिस बौने को ढूंढते हुए जंगल में पहुंच जाती है। उसे वहाँ रोमुलस मिल जाता है। उसने जंगल में लकड़ियों से एक छोटा सा घर बना रखा था। वहाँ उसकी मुबोली बहन भी थी। वो कहता है ये घर मैंने अपने भाई बहन और आपके लिए बनाया है, आप हमारी माँ हो। मतलब जैसे उस लड़की को रोमुलस ने अपनी बहन बना लिया था, वैसे ही एलिस को अपनी माँ मान लिया। उसका प्यार देख एलिस की ममता जाग उठती है और मान लेती है कि वो उसकी माँ है। तभी एलिस को कोई आहट सुनाई देती है। वो बाहर जाती है देखने, तभी अचानक बौना उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। एलिस को जब होश आया तो उसने खुद को बेड से बंधा पाया। सीजर कहता तुमने किसी का खून किया है, बौने की मौत हो चुकी है और तुम उसके बगल में पड़ी मिली। एलिस को हल्का हल्का याद आता है कि उसने मुझ पर हमला किया था, फिर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। तभी कोई आया और उसके सर पे डंडा मार दिया। शायद वहाँ पर कोई और भी था। अब वहाँ डॉक्टर अलवर आ जाते हैं एलिस से बात करने। अलवर तो जानता था कि एलिस यहाँ क्या करने आई है, तो एलिस उससे कहती है मुझे शक है कि दामियन को उस बौने ने ही मारा है। अलवर कहता है क्या बात कर रही हो? एलिस कहती है आप तो सब जानते हैं ना, आपकी दामियन के पिता से बात हो रखी है ना। यहाँ पर भर्ती होने के लिए मुझे क्या और कैसा नाटक करना चाहिए ये सारी जानकारी भी आपने ही भेजी थी, याद है या नहीं? अलवर कहता है तुम्हारे और मेरे बीच कभी भी किसी भी तरह की जानकारी का आदान प्रदान नहीं हुआ है और मैंने तुम्हारे बारे में डॉक्टर गार्सिया देल ओल्मो से कभी बात नहीं की। एलिस कहती मैं कोई मरीज नहीं हूँ, मैं बस अपना काम करने आई हूँ प्रोफेशनल की तरह। अब मैं सीधा गार्सिया से ही बात कर लेती हूँ, मेरी उनसे बात करवाइए। अलवर कहता तुम्हारी बीमारी बढ़ने लगी है, तुम्हें यहाँ और रुकना पड़ेगा। एलिस को गुस्सा आ जाता है, वो अलवर को धक्का देके भागने लगती है। उसे पकड़ लिया जाता है और फिर अलवर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। 3 दिन तक वो बेहोश रही। होश आया तो उसके पास डॉक्टर मॉन्टसे आई। उसके हाथ में वो बुक थी जिसमें एलिस पेपर कटिंग्स छुपा कर लाई थी। वो पूछती है कि बताओ तुम यहाँ क्या करने आई हो? एलिस कहती दामियन ने खुद को नहीं मारा बल्कि उसका खून हुआ है। एक बोर्ड मीटिंग करवाओ, मैं साबित कर दूंगी कि मेरी बात सच है। अगले दिन बोर्ड मीटिंग बैठाई जाती है। एलिस कहती मैंने रुपरेज को जो भी बताया वो सब झूठ था, क्योंकि मुझे यहाँ भर्ती होने के लिए खुद को बीमार दिखाना था, इसलिए वो सब कहानी बनाई। मैं एक ट्रेंड जासूस हूँ और यहाँ एक केस को लेकर तहकीकात करने आई हूँ। मुझे डॉक्टर गार्सिया ने अपने बेटे की मौत की जांच के लिए भेजा है। मेरे भर्ती होने के दिन वो खुद यहाँ आए थे मुझे छोड़ने। डॉक्टर अलवर कहते दामियन की मौत हुई थी, लेकिन उसमें संदेहजनक ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने खुद से अपनी जान ली थी। एलिस कहती है लेकिन उसके पिता को ऐसा नहीं लगता।
एक पार्टी में उनसे बात हुई थी मेरी। कहानी पीछे जाती है। एलिस और हेलिडोरो एक पार्टी में है। कुछ हफ्ते पहले मैं एक ऐसे केस पर काम कर रही थी जिसके लिए देर रात तक जगना होता था। काम करते करते मेरी नजर टीवी पर आ रही न्यूज पर पड़ी। दामियन की मौत की न्यूज थी वो। उसकी फोटो में देखती ही रह गई। उसी पार्टी में मुझे डॉक्टर गार्सिया दिखे। कमाल की बात यह कि मेरे पति गार्सिया को अच्छी तरह जानते थे। हेलिडोरो ने उन्हें मेरे काम के बारे में बता रखा था। वो मुझसे मिलना चाहते थे तो अगले दिन मैं उनके ऑफिस गई। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा खुद की जान कभी नहीं ले सकता। कुछ दिनों बाद मुझे एक खत मिला, वही खत जिसमें लिखा था कि तुमने मारा है, मैंने नहीं। वहाँ जरूर कुछ गलत हुआ है, लेकिन पुलिस मेरी बात ही नहीं सुन रही। एलिस आगे बताती है कि लिखावट की जांच करके मुझे ये पता चल गया कि लिखने वाला स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज था और वो खत दामियन की मौत के 2 दिन बाद वहाँ से भेजा गया था जहाँ असाइलम है। मुझे यकीन हो गया था कि डॉक्टर गार्सिया के पुराने मरीज उनसे किसी बात का बदला लेना चाहते थे। जिस मरीज ने वो गुमनाम खत भेजा उसे असाइलम से बाहर जाने की इजाजत रही होगी, तभी वो खत भेज पाया। लेकिन रिकॉर्ड्स देखने के लिए मुझे असाइलम के अंदर आना जरूरी था। गार्सिया ने बताया कि अलवर उनका अच्छा दोस्त है। उन्होंने ही सरकार से सिफारिश की थी कि उसे उस असाइलम का डायरेक्टर बनाया जाए। वो हमारी मदद के लिए राजी है तो तुम अंदर से छानबीन कर सकती हो। अलवर ने खत के जरिए मुझे बताया कि अंदर आने के लिए मैं किस मानसिक बीमारी का सहारा ले सकती हूँ। मैंने बीमारी चुनी पैरानोइया। अगला कदम था मेरे डॉक्टर डोनादियो का मेरी हालत बताने वाली एक रिपोर्ट बनाकर उस पर दस्तखत करने का। अगले कुछ हफ्ते तक मुझे अलवर की तरफ से और खत आए जिसकी मदद से मुझे बीमारी का अच्छा नाटक करने में काफी आसानी हुई। जो लेटर रुपरेज ने पढ़ा था मेरी कंडीशन के बारे में कि मैं कैसी हूँ, वो मैंने खुद ही लिखा था और डॉक्टर डोनादियो ने साइन किया था। सबसे मुश्किल काम था हेलिडोरो को बताए बिना यहाँ भर्ती होने के लिए इजाजत देने वाले कागज पर उसके साइन लेना। मैंने उसे बैंक के उन कागजों के साथ मिला दिया जिस पर उसके साइन चाहिए थे। इस तरह से उसने उस कागज पर भी साइन कर दिए। 2 दिनों के बाद मैंने उससे कहा कि मैं किसी काम के लिए दूसरे शहर जा रही हूँ। फिर मैं यहाँ पहुँच गई। अभी तक कुछ खास पता नहीं चला है मुझे। खत के जरिए अलवर के साथ मेरी जो भी बात हुई है वो सारे खत मेरे ऑफिस में पड़े हुए हैं, तो चाहे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। अलवर कहता है इस सब की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कोई खत लिखे ही नहीं। एलिस कहती है मैं समझ सकती हूँ कि आप डर रहे हैं कि कहीं आप निकाल ना दिए जाएं। अलवर उस पर चिल्ला देता है कि चुप करो, अब मैं तुमसे एक बीमार मरीज समझकर बात कर रहा हूँ, लेकिन एक इंसान होने के नाते चाहे बीमार क्यों ना हो तुम खुद जिम्मेदार हो अपने मुंह से निकली हर एक झूठी बात के लिए, जालसाजी के लिए। अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला और किसी भी डॉक्टर को भड़काने की कोशिश की या किसी दूसरे मरीज से जुड़े ऐसे अपराध की छानबीन जारी रखी जो कभी हुआ ही नहीं, तो मैं ये समझने पे मजबूर हो जाऊंगा कि ये भी तुम्हारी बीमारी का ही हिस्सा है। फिर मैं उसका इलाज करूंगा। एलिस कहती है आप झूठ क्यों बोल रहे हो? जल्द ही मेरे पति मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच ही जाएंगे और फिर डॉक्टर डोनादियो और गार्सिया गवाही देकर मेरी बात सच साबित कर ही देंगे। आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लें एक बेगुनाह की मौत को छुपाने की, लेकिन मैं पता लगा कर रहूंगी। अलवर सभी डॉक्टर से कहते हैं कि एलिस अपने लिए और दूसरों के लिए खतरा है, उसका अच्छे से इलाज करो। वो अपनी काल्पनिक दुनिया में बहुत खुश थी, लेकिन अब मैंने सच्चाई सामने लाकर रख दी तो उसने मुझ पर ही हमला कर दिया। मोंटसे और सीजर का मानना था कि एलिस इतनी बीमार नहीं है जितना अलवर बता रहे हैं। उनका सुझाव था कि हम उसके पति या उसके डॉक्टर या गार्सिया को फोन करके उसकी बात की सही या गलत होने की पुष्टि कर सकते हैं। अलवर का कहना था कि हम लोग साइकेट्रिक डॉक्टर हैं, फिर एक मरीज के मनगढ़ंत बातों में क्यों आ रहे हैं। वो दोनों पूछते हैं आपको इस बात का यकीन क्यों है कि उसकी बातें बस कहानी है। अलवर बताते हैं उसका नेचर बहुत ही शांत और शातिर है, ऐसे लोग अपनों को जहर देने से कतराते नहीं हैं। उसकी अक्लमंदी के अनुसार उसे लगता है कि वो दूसरों से ज्यादा कल्चर्ड, सेंसिटिव, डेलिकेट, स्पिरिचुअल, एलिगेंट है, मगर जब इसके भ्रम का पर्दा हट जाता है तो वो हिंसक हो जाती है। वो ये सह नहीं पाए कि उसने जिस आदमी को बाकी काबिल मर्दों को ठुकरा कर चुना, जिसे वो अपना बेशकीमती टुकड़ा समझती थी, वो उसे नहीं चाहता, उसके पैसों को चाहता है। उसे बुरा लगा ये। अगर हम सिर्फ उसी जानकारी को परखें जो हमारे पास है, उसे भर्ती करने की सलाह देने वाले डॉक्टर डोनादियो की रिपोर्ट को सच मान लें, तो ये सब 17 अक्टूबर को शुरू हुआ। एलिस और हेलिडोरो दोनों खाना खाने बाहर गए। पति के टेबल पर आने से पहले ही एलिस ने सब सेट कर रखा था। कुछ घंटे बाद हेलिडोरो की तबीयत बिगड़ गई। इसके 1 महीने बाद यानी 20 नवंबर तक भी डॉक्टरों के ढेर सारे टेस्ट करने के बावजूद उस खतरनाक बीमारी की वजह पता नहीं चली और हेलिडोरो को रात के खाने के बाद फिर से वैसा ही महसूस हुआ। हेलिडोरो तड़प रहा होता है और एलिस गाना चला के नाचने में लगी होती है। हेलिडोरो ने किसी तरह डॉक्टर डोनादियो को फोन किया तो फटाफट वहां पहुंचकर उसकी जान बचाई उन्होंने। जांच में उन्हें जहर के गंभीर लक्षण दिखाई दिए। अब हेलिडोरो को एलिस पर शक होने लगा।
एक दिन उसने देख ही लिया एलिस को जहर की बोतल छुपाते हुए, जो कि उसके खाने में मिलाती थी। उसने उस जहर को जूस में मिला के एलिस को पीने दिया तो एलिस भी वैसे ही तड़पी जैसे वो तड़पता था। तब उसे कंफर्म हो गया कि यही जहर मिला के देती थी एलिस उसे। वो पुलिस को नहीं बुलाना चाहता था। उसने डॉक्टर दोनादियो को बुला लिया, जिन्होंने उसके पेट को पंप करके उसकी जान बचाई। एलिस को पता चल गया कि उसकी पोल खुल गई है। उसे एहसास हो गया था कि या तो उसे पुलिस के हवाले किया जाएगा या उसे असाइलम भेजा जाएगा, लेकिन उसके दिमाग ने ये नहीं माना और वो सच्चाई बदलने लगी। वो अपना संतुलन खो बैठी, इसलिए वो यहाँ मरीज के तौर पर नहीं, एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर यहाँ भर्ती होने आई। ये सब उसका भ्रम है। उसने वही बीमारी होने का नाटक करा जो एक्चुअली में उसे है, यानी पैरानोइया। सीजर और मॉन्से अभी भी यही कहते हैं कि उसके पति या उसके डॉक्टर या गार्सिया से एक बार बात कर लेनी चाहिए। अगर उसकी बात सच हुई तो फिर एक नॉर्मल इंसान को हम जबरदस्ती यहाँ रख रहे हैं। अब इग्नासियो सामने आ जाता है, ये कहते हुए कि उसने देखा है कि बॉने को किसने मारा। कहता मैं एलिस को ढूंढ रहा था, पता चला कि वो बॉने के पीछे जंगल में गई है। मैं वहाँ पहुंचा तो देखा कि बॉना इसके साथ जबरदस्ती करने में पड़ा है। वो मुझे देखकर भागने लगा, तभी उसे ठोकर लगी और वो गिर गया। गिरने से उसके सर पे चोट आ गई। मैं मदद बुलाने के लिए गया, लेकिन उससे पहले ही सबको खबर लग गई कि वो मर चुका है। एलिस कहती है यही सच है। अल्वर कहता ठीक है, तो ये केस यहीं पर खत्म होता है। एलिस देखती है कि एक आदमी है वहाँ पर जिसे वो पुलिस वाला समझती है। सीजर कहती है हमने तुम्हारे पति को कॉल किया पर उससे बात नहीं हो पाई है। अल्वर कहता हो सकता है कि एलिस उसे मार कर यहाँ पर आई हो। एलिस कहती जाइए तलाशी ले लीजिए, आपको मेरे घर में कोई लाश नहीं मिलेगी। आप डॉक्टर दोनादियो को फोन करके क्यों नहीं पूछ लेते सब। सीजर कहती डॉक्टर दोनादियो ज़ुरिक में कॉन्फ्रेंस में गए हैं। हमने उन्हें टेलीग्राम भेजकर बताया था पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अब तुम्हारे सही और गलत होने का फैसला डॉक्टर गार्सिया ही करेंगे। एलिस कहती तो फिर बुलाओ ना उन्हें यहाँ पर। कहता ये जो इंसान खड़ा है तुम इन्हें पुलिस वाला समझ रही हो क्या? इन्हें पहचान नहीं पाई क्या तुम? एलिस कहती मैं इनसे कभी मिली ही नहीं तो पहचानूंगी कैसे? अल्वर कहता यही तो है डॉक्टर गार्सिया दे लाल्मो। एलिस पूरी तरह सन्न रह जाती है, कहती ये आदमी गार्सिया नहीं है। अल्वर दो लोगों को बुलाकर उसे ले जाने को कह देता है। मॉन्से जो कि थोड़ा बहुत एलिस के सपोर्ट में थी, अब वो भी कुछ नहीं कह पाती। एलिस को पहले नहलाया जाता है, फिर उसे बेड पे लिटा के इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। ये तरीका था मरीज का इलाज करने का। फिर उसे एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहाँ एकदम पागल हो चुके लोगों को रखा गया था। एक तरह की जेल थी वो। एलिस से मिलने रोमलस और इग्नासियो आते हैं, उसका हालचाल लेने आए थे। एलिस सीजर से कहती है मेरे पति ने सब कुछ किया है, उसने फंसाया है मुझे यहाँ। सीजर ने फिर मॉन्से को भी बुलाया उसकी बात सुनने के लिए। एलिस उसे बताती है कि मैंने पहले जो कहानी बताई वो सच निकली। जिस अखबार में मैंने गार्सिया की फोटो देखी थी वो फोटो हेलिडोरो ने बदल दी थी ताकि मुझे यकीन हो जाए कि गार्सिया वो फोटो वाला आदमी है, और वो जानता था कि मेरे यहाँ आने वाले फॉर्म पर वो साइन कर रहा है। उसने किसी को पैसे दिए ताकि वो झूठा गार्सिया बने और मुझे फंसा के यहाँ भेज सके। तुम सही थी, दामियन को किसी ने नहीं मारा था। मॉन्से कहती तुम्हारे एडमिशन की जांच की गई और काउंसिल ने सब सही ठहराया है, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट भी सही है। एलिस कहती है डॉक्टर दोनादियो ने उसकी मदद की थी तो ये सब तो सही होगा ही, उसे भी पैसे खिलाए होंगे उसने। मुझे यहाँ बंद करवा दिया और ऐसे केस की छानबीन में लगा दिया जो कभी हुआ ही नहीं, ताकि पागल ना होकर भी पागल दिखूं। सीजर कहता हमें ये सब अल्वर को बताना चाहिए। एलिस कहती अगर वो भी इस प्लान में शामिल हुए तो? मॉन्से कहती हाँ हो सकता है ऐसा, शायद इसीलिए वो एलिस को पागल ठहराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ट्रीटमेंट के नाम पे उसे टॉर्चर करने में लगे हुए हैं। एलिस कहती है मेरा बैंक अकाउंट चेक करना होगा, अगर वो खाली हो गया है तो मतलब हेलिडोरो पैसे लेके भाग गया है, इसके लिए मुझे ही बैंक जाना होगा। अगर ये पता लगा लिया तो सब खुलासा हो जाएगा। अगले दिन अल्वर एलिस को देखने जाता है तो पाता है कि वो अपने बेड पे नहीं है। मॉन्से गई होती है अल्वर के ऑफिस तहकीकात करने। सीजर गया होता है पुलिस स्टेशन। मॉन्से को एलिस की फाइल मिली, फाइल में 2 मिलियन का चेक रखा दिखा उसे। तभी अल्वर आ जाता है वहाँ। मॉन्से कहती हेलिडोरो ने नॉर्मल फीस से 20 गुना ज्यादा पैसे दिए हैं। अल्वर कहता है ये पैसे डोनेशन है हॉस्पिटल के लिए, अब तुम अपना सामान बांधो, तुम्हें मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ। अल्वर को एलिस नहीं मिल रही होती। सीजर को वही ऑफिसर मिला जिसे हम पहले भी तहकीकात करते हुए देख चुके हैं, यानी कि ऑफिसर सोटो। वो उससे सारी बात बता देता है और विनती करता है कि मुझे एलिस का बैंक अकाउंट चेक करने की परमिशन दी जाए। ऑफिसर कहता है कि हम ऐसे कोई परमिशन नहीं दे सकते, ऑफिशियल कंप्लेन करिए तभी कुछ होगा। अब असाइलम का डॉक्टर आया है एक मरीज के बारे में बात करना है तो कुछ तो बात होगी। तो सीजर के जाने के बाद सोटो कॉर्नर से कहता है बैंक से बात करने को। एलिस वर्कशॉप में छुपी हुई थी, इग्नासियो उसका साथ दे रहा था। एलिस वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहती है मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे आप सबकी मदद चाहिए। इग्नासियो तुम मुझे अपना लाइटर दो। रात हो गई थी और बारिश होने वाला मौसम लग रहा था। एलिस को थिनर मिला जो कि उसने हर जगह फैलाकर आग लगा दी। सीजर पहुंच गया था एलिस के घर। वो मॉन्से को कॉल करके बताता है कि
ये घर खाली पड़ा है, उसका पति यहाँ से जा चुका है। एलिस सच कह रही थी, उसे फंसाया गया है। इग्नासियो ने अपने हाथ में पानी डाल लिया जिससे कि पपोले बन गए। सीजर को घर पे एक प्राइज दिखा जिसमें एलिस का नाम था। उसे प्राइवेट डिटेक्टिव होने का खिताब मिला हुआ था, मतलब ये सच है कि वो प्राइवेट डिटेक्टिव है। इग्नासियो की चीख सुन के एक गार्ड आया। डॉक्टर को बुलाने की जल्दी में वो दरवाजा खुला छोड़ गया। इग्नासियो फिर सबके सेल खोलते हुए चिल्लाने लगा कि आग लग गई है, जल्दी भागो। आग वाकई में भड़क चुकी थी और फिर भगदड़ मच गई। तभी फिर बारिश भी शुरू हो गई। इस भगदड़ का फायदा उठा के एलिस का यहाँ से भागने का प्लान था। एलिस स्टोर रूम के दरवाजे का कांच तोड़ उसे खोलकर अंदर जाती है। तभी वहाँ एलिफेंट मैन आ गया, मगर वो कुछ बोलता नहीं तो एलिस चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। तभी इग्नासियो को देखने मिलता है कि एक सेल में एक लाश पड़ी हुई है। वो लाश थी रोमलस की। इग्नासियो उसे देखने गया, तभी उसके हाथ में खून लग गया। रोमस चुपचाप अपने सेल में बैठा हुआ था। अब जाके हमें यहाँ समझ आता है कि जो कहानी हमें लग रही थी कि अतीत में चल रही है और हमें दामियन की तहकीकात दिखाई जा रही है, असल में वो वर्तमान था और रोमलस की तहकीकात दिखाई जा रही थी। मतलब पास्ट को प्रेजेंट में और प्रेजेंट को पास्ट में दिखाया, जिससे कि हम कंफ्यूज होकर ये सोच बैठे हैं कि दामियन की तहकीकात दिखाई जा रही है बीच बीच में। फिर वहाँ आए पुलिस ऑफिसर सोटो और उसका जूनियर पाब्लोस तहकीकात करने। इस वक्त एलिस वहीं भटक रही थी। वो एक कोट पहनकर मेन गेट से बाहर जा ही रही थी कि तभी वहाँ फॉरेंसिक डॉक्टर कॉर्नर आ जाती है। एलिस ही वो लड़की थी जिसने कॉर्नर के लिए गेट खोला। एलिस बाहर निकल जाती है। तभी पीछे से कॉर्नर की आवाज आई कि मुझे बताया गया है कि एक लड़के की मौत हुई है, उसका नाम रोमलस है ना। नाम सुन एलिस पीछे पलटती है। उसे याद आता है कि वो तो उसे माँ जैसा मानता था, उसकी मौत कैसे हो गई। उधर अलवर ऑफिसर सोटो को मनाने में लगा हुआ था कि मामला यहीं रफा दफा कर दिया जाए। तभी उसे खबर मिली कि लापता मरीज मिल गया है, जो कि थी एलिस ही। कॉर्नर की गाड़ी में एक लड़की की लाश मिली असाइलम की ड्रेस में। पता चलता है कि ये तो कॉर्नर ही है। अगर ये यहाँ है तो रोमलस की बॉडी की जांच कौन कर रहा है। सब लोग वहाँ पहुंचे तो देखा कि वो तो एलिस है। एलिस कहती है, आप बेशक मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन पहले मेरी बात सुन लीजिए। मुझे पता है कि इसका खून किसने किया है, उसके लिए जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने नोटिस किया कि कांच से बने घावों के अलावा उसकी कई हड्डियां भी टूटी हुई थीं। इसका शरीर किसी भारी वजन से कुचला गया है। ये वजन किसी चीज का नहीं बल्कि इंसान का है। कुछ हफ्ते पहले यहाँ एक मरीज ने मुझ पर हमला किया था और वो मर गया। इग्नासियो ने मुझे बचाने के लिए झूठ बोला था कि वो एक हादसा था। उस दिन मेरी रक्षा करने के लिए जिसने बॉने को मारा था वो रोमलस था। कातिल ने ये सब कुछ देख लिया था, जो कि है एलिफेंट मैन। एलिफेंट रोमलस की बहन को पसंद करता था। उसने उसके प्यार को तो दूर रखा ही और फिर उसके एक लौते दोस्त को भी मार दिया। जब भगदड़ मची तो इस बात का फायदा उठाकर उसने रोमलस से बदला लेना चाहा। उसने रोमलस को पकड़ के हाथों को एकदम जकड़ लिया, जिससे कि उसकी हड्डियां टूट गईं और वो मर गया। अगर आप उसकी जांच करेंगे तो आपको उसके हाथ पर कांच के घाव के निशान दिख जाएंगे। जब देखा जाता है तो बात सही निकलती है। एलिफेंट के हाथ पर घाव के निशान थे, मतलब उसी ने मारा है रोमलस को। वो चुपचाप अपने आप को सरेंडर कर देता है। एलिस ऑफिसर से कहती है कि मैं एक पेशेवर जासूस हूँ और मुझे यहाँ मेरी मर्जी के बिना रखा गया है। सोटो कहता, हाँ, आज एक डॉक्टर आया था इस लड़की के बारे में बात करने। जूनियर कहता है, पैसों वाली बात बिल्कुल सच है। आज ही पता चला है कि इसके पति ने इसके सारे अकाउंट्स खाली कर दिए हैं। वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसने साबित कर दिया कि अकाउंट होल्डर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मोंसे अलवर को एक लेटर पकड़ाते हुए कहती है, ये उस लेटर की कॉपी है जिसे मैं आपके सस्पेंशन के लिए काउंसिल को भेजने वाली हूँ। हम सबने साइन कर दिए हैं। एलिस को डिस्चार्ज करने के लिए कल सुबह स्पेशल मेडिकल बोर्ड की मीटिंग है, तो कल मिलते हैं। एलिस फिर रोमस से मिलने जाती है। यहाँ पता चलता है कि वो रोमस नहीं रोमलस है। एलिफेंट रोमलस को मारना चाहता था पर उसने रोमस को मार डाला। उस वक्त रोमलस अपनी बहन को लाने चला गया था। जब वापस आया तो रोमस को मरा पाया। रोमलस शौक में चला गया था, इसलिए वो शांत हो गया तो सबने समझा कि वो रोमस है। रोमलस कहता है, आप यहाँ रुक जाइए, मत जाइए। एलिस कहती है, मुझे जाना होगा लेकिन मैं जरूर आऊंगी अपने बेटे से मिलने। अगले दिन सीजर आता है एलिस से मिलने। एलिस ने उससे एक बार कहा था कि उसका चश्मा बेकार है, तो अब सीजर ने अपना चश्मा बदल दिया है। पसंद करने लग गया था उसे वो। एलिस को उसका वो सारा सामान मिल जाता है जो वो यहाँ लेकर आई थी। वो खुश थे कि अब वो ऑफिशियली बाहर जाएगी। अब बोर्ड मीटिंग होती है जहाँ सभी डॉक्टर्स मौजूद थे। मीटिंग में मौजूद सभी लोग एलिस को छोड़ने के सपोर्ट में थे, सिवाय अलवर के। सबका वोट मिलेगा तभी वो बाहर जा पाएगी, नहीं तो नहीं जा सकती। अलवर कहता है, मैं अपनी पोजीशन छोड़ रहा हूँ, अब आप ही लोग फैसला करिए कि क्या करना है। अगर आप लोग एलिस को स्वस्थ घोषित करने जा रहे हैं तो उस लेटर को मिटा देना जिसमें मुझे बेकार ठहराकर मेरे सस्पेंशन की मांग की है। उसकी जगह ये खत भेजना जो मैं दे रहा हूँ। इसमें लिखा है कि मैं निजी वजहों से अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। तो एक तरह की ये शर्त थी अनवर की कि आप लोग अगर एलिस को छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, मैं वोट नहीं दूंगा, लेकिन मैं अपनी नौकरी छोड़ सकता हूँ, पर मुझ पर कोई दाग नहीं लगाना।
बोर्ड के सभी मेंबर उसकी ये शर्त मान लेते हैं। सबने वोट दिया एलिस को छोड़ने के लिए, तो अब एलिस जा सकती थी वहाँ से। अलवर जाते जाते कहता है, कल रात को मुझे डॉक्टर दोनादियो का कॉल आया था। उन्होंने बताया कि ज़ूरिक वाली कॉन्फ्रेंस के बाद वो अपनी फैमिली के साथ छुट्टी पर गए थे। उन्होंने कोई साजिश नहीं की है, हमारे टेलीग्राम उन तक पहुँच ही नहीं पाए। मैंने यहाँ आकर बात क्लियर करने को कहा तो वो राजी हो गए। अब वहाँ आते हैं डॉक्टर दोनातियो, जिसे देख हम और एलिस शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो तो वो आदमी था जिसे नकली गार्सिया समझ रहे थे। वो एलिस से कहता है, इस बार तुमने कौन सी मुसीबत खड़ी कर दी। एलिस उसको देख एकदम घबरा जाती है, बोल ही नहीं पा रही होती कुछ भी। तभी वो फिर नॉर्मल होकर कैमरे की तरफ देखती है और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि इस फिल्म की कहानी खत्म होने के बाद आपका सर चकरा गया होगा और नहीं समझ आया होगा कि आखिर सच क्या है। एलिस मानसिक रूप से बीमार है या नहीं, एलिस सही है या अलवर, और कौन सी वाली कहानी सच है। ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, जिनका जवाब मैं एक एक करके दूंगा। आपको बता दूं कि थोड़ा बहुत एलिस भी सही है और थोड़ा बहुत अलवर भी सही है, और दोनों थोड़ा थोड़ा गलत भी है। अलवर का मानना था कि एलिस बीमार है, जो कि सच है। एलिस का कहना था कि उसका पति पैसे लेके भाग गया है और उसने फंसा दिया है मुझे, ये भी सच है। एलिस का पति हेलियोडोरो सच में एक लालची आदमी था। एलिस को लगा कि वो उससे प्यार करता है, पर असल में वो पैसों के लिए ही उसके साथ था, सिर्फ उसका पैसा चाहता था, उसे नहीं। एलिस ने दिल खोल के उसे प्यार दिया, मगर जब ये सच पता चला तो उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वहीं से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसने उसको धोखा दिया हो। फिर उसने जहर देकर अपने पति को मारना चाहा। जब पति को पता चला तो उसने डॉक्टर दोनादियो की हेल्प ली। फिर उसने रिपोर्ट बनाई होगी कि क्या बीमारी हो गई है एलिस को। फिर उस बेसिस पर पति ने एलिस को असाइलम भेज दिया। अब एलिस का दिमाग ये मानने को तैयार न था कि वो मानसिक रूप से बीमार है और उसे इसके लिए असाइलम भेजा जा रहा है। तो उसने फिर अपने मन में कहानी बना ली कि वो एक केस की इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है वहाँ। हाँ, ये सच है कि वो एक सच में जासूस थी। अब बात करते हैं कि दामियन कौन था। दामियन कोई लड़का रहा होगा जिसने सच में खुद की जान ली होगी असाइलम में। उसके मरने की न्यूज एलिस ने टीवी या न्यूज़पेपर में देखी होगी और फिर इसी न्यूज के इर्द गिर्द अपनी कहानी बुनने लगी। एलिस ने डॉक्टर दोनादियो को दामियन का पिता डॉक्टर गार्सिया समझ लिया। ये भी इमेजिन कर लिया कि असाइलम के डायरेक्टर अलवर की तरफ से उसे खत आए हैं। डॉक्टर दोनादियो ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट बनाई, जो कि सच थी। उनका किसी से भी लेना देना नहीं था, जो सही था वही रिपोर्ट बनाई थी। उसकी हालत को देखते हुए उन्होंने ही सजेशन दिया होगा हेलियोडोरो को कि उसे असाइलम भेजना सही रहेगा। उन्हें ये बिल्कुल एहसास न था कि हेलियोडोरो तो चाहता ही यही है कि एलिस दूर चली जाए और सारा पैसा उसका हो जाए। यहाँ ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर अलवर हेलियोडोरो से मिला हुआ था। हेलियोडोरो ने नॉर्मल फीस से 20 गुना ज्यादा पैसे दिए थे अलवर को। इससे यही समझ आता है कि हेलियोडोरो ने अलवर को घूस दी थी ताकि वो एलिस को किसी भी हाल में कभी भी वहां से निकलने ना दे। एलिस ने जो लेटर दिखाया था, जो कि डॉक्टर गार्सिया को दामियन के मरने के 2 दिन बाद मिला था, और वो लेटर जो डॉक्टर दोनादियो ने लिखा था डॉक्टर अलवर के लिए, जिसे रूपरेज ने पढ़ा था, दोनों के लेटर में ए अल्फाबेट सेम तरीके से लिखा है, यानी कि दोनों लेटर खुद एलिस की 2 पर्सनालिटीज ने लिखे थे। तो इससे ये साबित होता है कि वो कहानियां बना रही थी दामियन की मौत की तहकीकात करने वाली। एलिस का प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर वाला दिमाग उसे प्रोटेक्ट करता है। वो एकदम सोच समझकर बनाई गई एक कहानी बताती है, जो कि उसे ये फील कराती है कि वो मेंटली स्टेबल है। पहले उसने कहानी बनाई कि डॉक्टर गार्सिया ने उससे मदद मांगी है उसके बेटे का केस सॉल्व करने में। वो इस बात पर इतना भरोसा करने लगी कि उसने अपने डॉक्टर दोनादियो को ही डॉक्टर गार्सिया समझना शुरू कर दिया। न्यूज़पेपर में उसकी फोटो देखी होगी और वही इमेजिन करने लगी। जब वो असली डॉक्टर गार्सिया से मिली तो उसकी सारी मनगढ़ंत कहानी टूट के बिखर गई। उसका दिमाग पैनिक मोड में चला गया और फिर उसने एक नई कहानी बनाई कि उसको फंसाया गया है। एलिस को लोगों को अपनी बोतल में उतारने अच्छे से आता था। उसने भांप लिया था कि सीजर और मॉन्से कैसे इंसान है, वो थोड़े दिल के कमजोर हैं। फिर समय समय पर उनका इस्तेमाल करती रही, उनको अपनी बातों में फंसाकर। फिर आखिर में जब रियल डॉक्टर दोनादियो एलिस के सामने आ गए तो फिर से एलिस की सारी कहानी बिखर गई। जिसे डॉक्टर गार्सिया समझा वो तो असल में डॉक्टर दोनादियो हैं। वो घबरा गई, लेकिन हमें फिर से उसका चेहरा नॉर्मल होते हुए दिखा। मुझे ऐसा फील हुआ कि उसने इस चीज को भी जस्टिफाई करने के लिए अपने मन में कहानी बना ली है। अभी तक किसी को भी ये नहीं पता है कि जिसे एलिस डॉक्टर गार्सिया मानती थी वो कैसा दिखता है। अगर अलवर या डॉक्टर दोनादियो कुछ भी कहते हैं उसके खिलाफ तो वो डायरेक्ट यही बोल देगी कि ये दोनों उसके पति से मिले हुए हैं, इन्होंने पैसे खाए हैं। फिर मॉन्से उठ खड़ी होगी और बोलेगी कि हाँ ये सच है, मैंने देखा है कि डॉक्टर को
चेक भी मिला है, नॉर्मल रकम से 20 गुना ज्यादा पैसा मिला है इन्हें। तो हो सकता है कि एलिस फिर से सबको मैनिपुलेट करने में कामयाब हो जाए और फिर बाहर निकल जाए। अब सवाल ये आता है कि अलवर ने एकदम एंड का क्यों वेट किया डॉक्टर दोनादियो को वहाँ बुलाने के लिए। अब बात उसकी रेपुटेशन पर आ गई थी। वो लोग उसका पूरा सच बताने वाले थे कि उसने घूस वगैरह भी ली है डोनेशन के नाम पे। तो उसने पहले ही अपने पोस्ट को छोड़ दिया, ये शर्त रखकर कि तुम लोग एलिस को आजाद कर लो, लेकिन मेरा वो सस्पेंशन लेटर भेजो जो मैंने लिखा है। फिर जब सब तय हो गया तो उसने डॉक्टर दोनादियो की एंट्री करवा दी। मतलब एक तीर से दो निशाने। सवाल ये भी आया होगा मन में कि जब एलिस चुपचाप चली जा रही थी बाहर तो रुक क्यों गई, वो वापस क्यों आई फॉरेंसिक डॉक्टर के बदले। यहाँ हमें ये समझना होगा कि एलिस कोई बुरी औरत नहीं थी, फीलिंग्स और प्यार उसके अंदर भी था। रोमुलस ने उसे माँ का दर्जा दिया था। जब उसे पता चला कि रोमुलस की मौत हुई है तो उसका इन्वेस्टिगेशन वाला दिमाग जाग उठा। उसे पता करना था कि आखिर उसे किसने मारा, इसीलिए वो वापस गई। अब सवाल ये भी है कि उसे कैसे पता चला कि रोमस मरा है, रोमुलस नहीं। रोमस बहुत ही शांत स्वभाव का था और जल्दी डर भी जाता था। रोमुलस प्रोटेक्टिव टाइप का था। वो जिसे कुछ मानता है उसे बचाने के लिए वो किसी से भी भिड़ने को तैयार रहता है। अगर एलिफेंट का रोमुलस से सामना होता तो रोमुलस उसे भी चोट थोड़ी बहुत दे ही देता। एलिस ने नोटिस किया कि बॉडी के हाथ पर कोई निशान नहीं है, यानी बिल्कुल भी कोशिश नहीं हुई है खुद को बचाने की। इससे उसे समझ आया कि रोमुलस नहीं रोमस मरा है। एक तो वजह भी वही है उसके मरने की। अगर उसने भागने का ना सोचा होता तो इतनी भसड़ नहीं मचती। भसड़ नहीं होती तो एलिफेंट को मौका नहीं मिल पाता उसको मारने का। ये मूवी एक नॉवल से इंस्पायर्ड है जो कि 1979 में आई थी। नॉवल में जो एंडिंग है वो मूवी की एंडिंग से अलग है। उसमें साफ साफ बता दिया गया था कि एलिस को स्किज़ोफ्रेनिया है और वो डॉक्टर डोनादियो को डॉक्टर गार्सिया इमेजिन करती है। उसने सच में कोशिश की थी अपने पति को मारने की जहर देकर। मीटिंग में सबने ये पाया कि एलिस मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन उसे फिर भी आजाद कर देते हैं। उसका दिमागी संतुलन उसके पति की वजह से खराब हुआ था। जब उसका पति ही नहीं रहा तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी, तो उसे असाइलम में रखने का कोई मतलब नहीं था। एलिस चली तो गई, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसे मेडिकल हेल्प की जरूरत है, तो वो खुद ही असाइलम वापस आ जाती है। तो ये है नॉवल की एंडिंग। अगर मूवी में अतीत वर्तमान आगे पीछे न दिखाया जाता तो सस्पेंस बनाना नामुमकिन था। मूवी की बात की जाए तो ये हमें कहीं पर भी बोर नहीं करती, हमें पूरी तरह से बांध कर रखती है और हर वक्त हमारा दिमाग चालू रखने पे मजबूर रखती है। एंडिंग होने के बाद भी हमारा दिमाग सोचने में पड़ा होता है कि आखिर हुआ क्या। कई सवालों के जवाब चाहता है दिमाग, जिसकी तलाश में शायद आप यहाँ तक चले आए। मेरे ख्याल से आपको पूरी कहानी समझ आ गई होगी और आपको सारे सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। अगर और कुछ भी मन में आए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि बहुत लंबी हो गई है। इस रील के जमाने में अगर आप यहाँ तक देख पाए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस ऐसे ही आपको मिलती रहें। बाकी मिलता हूँ अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।